बच्चों चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सामने देखो, इसमें ना ये बताया जाएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है, ध्यान से सुनते जाना भैया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा वो ये चैप्टर हमें बताएगा, इस स्टेज पे क्योंकि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बहुत मुश्किल है पता करना। उस मुश्किल काम को ये थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेगा कि कंज्यूमर इस लेवल पे इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को छोटी छोटी बातें पढ़ाई जाएगी। जैसे सबसे छोटी बात है, पहले ह्यूमन वांट्स क्या होती है। इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलता है जब उसकी वांट्स पूरी हो। तो वांट्स क्या है, व्हाट इज ह्यूमन वांट्स। तो इसने वांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं, सामने देखना। ह्यूमन वांट्स का मतलब है कि आपको किसी चीज़ से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो। अब वांट्स जो होती है उसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं कि वांट्स जो होती है वो रिकरिंग नेचर की होती है। इंसान एक वांट को पूरी कर लेता है तो वापस दूसरी अराइज हो जाती है, दूसरी पूरी कर लेता है तीसरी अराइज हो जाती है। इंसान की इच्छाएं कभी मरती, वो हमेशा रहेंगी। ठीक है, कि आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, इट कीप ऑन चेंजिंग, वो बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इट विल मतलब वो रीअकर होती रहेगी हमेशा। क्या होती रहेगी, देखो ऑल ह्यूमन वांट्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, वांट्स आर अनलिमिटेड। अंडरलाइन, सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब एक बार आज अभी आप लोग जिस एज में हो तो आपकी जो वांट्स है वो अलग तरह की होंगी कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, सीए बनना है। जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे, बन जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद जॉब मिलना है, अच्छा पे होना चाहिए, ठीक है, फिर घर गृहस्थी, अच्छी शादी होनी चाहिए, बच्चे नेक होने चाहिए, पहले तो होने चाहिए, ठीक है। तो आपकी वांट की इंटेंसिटी बार बार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये कितनी बेसिक चीज़ है, तो होता ही है। चैप्टर में ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा आप इक्विलिब्रियम कब अचीव करोगे। इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो एक मुश्किल काम है। ये चैप्टर आपको बता तो देगा, लेकिन प्रैक्टिकली इक्विलिब्रियम अचीव करना एक मुश्किल काम है। इक्विलिब्रियम मतलब एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो फिर भी आसान है, एमआर और एमसी बराबर होना चाहिए, एमसी मस्ट बी राइजिंग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आसान नहीं है, मुश्किल है बहुत। आपने अगर आज ये सर्विसेज ले ली, आपको ये बोतल पसंद आ गई, आपने 100 रुपये में ये बोतल खरीद ली। नाउ आपको ये देखना है 100 रुपये में इस बोतल से मुझे 100 रुपये जितना सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला, ये पढ़ाना है इस चैप्टर में। तो सेटिस्फेक्शन की वजह से पहले वांट पढ़ाया जा रहा है। सिमेट्री समझना पूरी, क्रोनोलॉजी समझिएगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी क्या है कि पहले आपको वांट्स पढ़ाई जा रही है कि वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। वांट्स की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। वांट्स से आपको क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। हर वांट सेटाएबल होती है। सेटाएबल मतलब उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। और हर वांट सेटिस्फाई हो सकती है, मतलब जो वांट सेटिस्फाई ही नहीं हो सकती उसकी बात इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में नहीं होंगी। अब वांट के लिए कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए, वो भी देखो। जो इसमें काम का हो वो टिक कर लो। वांट्स कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है। कॉम्पिटिटिव मतलब आपके रिसोर्स लिमिटेड है, एक वांट आप पूरी कर लोगे तो दूसरी पूरी नहीं हो पाएगी, दूसरी पूरी कर लोगे पहली पूरी नहीं हो पाएगी। कॉम्पिटिटिव नेचर की है क्योंकि आपके रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, ठीक है। आज सपोज करो अभी एग्ज़ाम का पीक टाइम है, ठीक है, और अभी सोने का भी पीक टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी भी जो चीज़ें हैं वो अभी इसी समय पे शैतान हावी होगा सबसे ज़्यादा हर चीज़ को लेकर, ठीक है, उसी से लड़ाई लड़नी है। तो क्या होता है, रिसोर्स आपके क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। पैसों में बात करें, आज आपकी इनकम है लाख रुपए की, ठीक है, उसमें आपको घर भी चलाना है, अपनी पर्सनल नीड भी पूरी करनी है, ईएमआई भी भरनी है, सब कुछ है, हर तरह की वांट है, आपको सबको पूरा करना है। और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। इसलिए वांट कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है। कैसी होती है, कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है। हर वांट सब्जेक्टिव होती है, ये भी टिक कर लो। सब्जेक्टिव मतलब अलग अलग होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। ऑब्जेक्टिव का आंसर एक होता है ना, और सब्जेक्टिव, मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो ये जो आंसर लिखेगा और मैं जो आंसर लिखूंगा वर्ड टू वर्ड वो सेम नहीं हो सकता ना, सब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको बोलूँ प्राइस बढ़ने से डिमांड डैश, डिक्रीज, इंक्रीज, नॉट ऑल्टर, नन ऑफ द अबव, ऑब्जेक्टिव।
ठीक है। तो वांट सब्जेक्टिव है, वांट टाइम प्लेस और पर्सन के साथ चेंज होती रहती है, इसीलिए यूटिलिटी इसी को कहते हैं कि मैंने आपको प्रोडक्शन में पढ़ाया था, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पर्सन यूटिलिटी, ठीक है। तो भैया यूटिलिटी टाइम के साथ साथ क्या होती है, चेंज होती है, इसीलिए वांट भी टाइम के साथ, प्लेस के साथ, पर्सन के साथ चेंज होती है। जैसे आज अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और मान लो ये फर्स्ट पीरियड है और एक आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो लास्ट पीरियड में, तो टाइम के हिसाब से आपकी यूटिलिटी में फ़र्क आएगा। एक मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, एक आपको कोई और टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, पर्सन के हिसाब से क्या आएगा, फ़र्क आएगा। मैं आपको यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे एकदम शांति से आप बैठे हुए हो, और एक मैं आपको रोड पे ले जाके इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, ठीक है, कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, कितना भी चिल्लाऊँ, लेकिन वहाँ से व्हीकल आ रही है, यहाँ पुलिस वाले आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पे से ये निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं, मैं बोलूँ अरे प्लीज़ तुम लोग किसी की तरफ मत देखो, तुम तो बस मुझे देखो, तुम बस सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तो कितना भी अच्छा मैं बोल दूँ तुम्हें समझ में। तो प्लेस की वजह से, पर्सन की वजह से और टाइम की वजह से क्या होती है, यूटिलिटी चेंज होती है। बनक कनक बंसल बंद कर दो भाई उसे, हाँ डिस्ट्रैक्शन होगा। ढंग से लगा कनक, ऐसे लगा कि किसी को भनक ना पड़े। चलो अब ये इतनी यूटिलिटी पढ़ने के बाद दो तरह की यूटिलिटी, वांट्स या यूटिलिटी की, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये भी टिक कर लो। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है मतलब जो आपकी यूटिलिटी होती है, जो वांट्स होती है, उसकी कोई मॉरल और एथिकल वैल्यू नहीं होती है। मतलब वो यूटिलिटी का मतलब अच्छे या बुरे से नहीं है, यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी। जैसे उस एक लेक्चर में पहले भी कहा था कि एक सिगरेट पीता है कोई बंदा या अल्कोहल पीता है, तो वो क्यों पीता है, क्योंकि उसे उससे भी क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी मिलती है। तो यूटिलिटी इज नथिंग अबाउट गुड और बैड। यूटिलिटी का कंसेप्ट है भैया आप कोई भी काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उससे आपको क्या मिल रहा है, तो सेटिस्फेक्शन अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसमें अच्छे बुरे से कोई मतलब मॉरल या एथिकल वैल्यूज नहीं है। चलो ये भी टिक कर लो। और अब मैं आपको दो तरह की यूटिलिटी बताता हूँ, TU और MU, ये टिक कर लो दोनों, TU और MU। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, और वांट सेटिस्फाई करने के प्रोसेस को यूटिलिटी बोलते हैं। सरल भाषा में बोलूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको मुझसे कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो सेटिस्फेक्शन को ही क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब वो यूटिलिटी दो तरह की होती है, टोटल और मार्जिनल। कितने तरह की होती है? जितनी भी यूटिलिटी आपको मेरे से मिल रही है कंजम्पशन से, उसे टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। और जब आप एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आएगा उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो हमेशा मार्जिनल और टोटल की एक सरल परिभाषा है। टोटल मतलब जितनी भी यूटिलिटी आपको मिल रही है वो सबको जोड़ लो, और उसमें जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगी, चेंज आएगा वो क्या कहलाएगी। देखो एक शेड्यूल इसी ने बना रखा होगा, ये रहा। एक एप्पल आपने खाया, आपको 10 की यूटिलिटी मिली। 2 एप्पल से कितने की मिली, 18। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। अब अगर मैं मार्जिनल निकालूँ तो 10 में से 0 जाएंगे, 18 में से 10 जाएंगे, 23 में से 18, 25 में से 25 0, और 23 में से 25, ये MU हो गया। तो MU मतलब TU में आने वाला चेंज, और TU मतलब टोटल। तो आप जब सारी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो टोटल यूटिलिटी, और वो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो दो होती है, TU और MU। फिर ऊपर आ रहा हूँ मैं, इसकी रिलेशनशिप भी पढ़ाऊंगा, अभी लाइन से चल रहे हैं। तो वांट का मतलब बताया, TU का मतलब बताया, MU का मतलब बताया। अब आपकी जितनी भी यूटिलिटी है वांट्स है, यूटिलिटी और वांट्स एक तरीके से एक ही है बच्चों, फिर बोल रहा हूँ। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो आप जो भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, जो आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, उसे यूटिलिटी बोलते हैं। और वो यूटिलिटी कितने तरह की होती है, 2, टोटल और मार्जिनल। कितनी तरह की होती है, जो मैंने पढ़ा दी। अब आपकी जितनी भी वांट्स है उसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। आप सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक जो भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदने जाओगे तो वो आप अपनी वांट को पूरा करने के लिए करोगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करोगे। अब जो आप अपनी वांट को सेटिस्फाई करोगे तो आपकी जो वांट है वो 3 प्रकार की होगी इनके हिसाब से।
नेसेसरी, लग्जरी और कंफर्ट। कितनी होगी? पढ़ाऊं तीनों? पहली नेसेसरी। आप जब भी अपनी एसेंशियल नीड को पूरा करने के लिए किसी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो वो आपकी नेसेसरी नेचर की नीड हुई। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये नेसेसरी में आएगा, कपड़े नेसेसरी में आएंगे, खाना नेसेसरी में आएगा, तो वो नेसेसरी नेचर की नीड है। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यही सब के एग्जाम्पल लिख देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सी नीड है, तो आप बोलोगे भैया ये नेसेसरी। लेकिन एक लाइन मैंने तुम्हें लॉ में भी पढ़ाई थी जब मैं तुम्हें माइनर वगैरह पढ़ाता था, सबकी नेसेसरी पर्सन टू पर्सन डिफर करती। और एक लाइन और मैंने बोली थी, तुम्हें याद आएगी, कि नेसेसरी अगर एक क्वांटिटी के बियॉन्ड मिले तो वो लग्जरी बन जाती है। एग्री करते हो? आज अगर मान लो मैं नेसेसरी दे रहा हूँ तो ठीक है, तो 5 किलो आटा तुम्हारे घर पे रखवा दिया, 10 किलो दाल रखवा दी, ये रखवा दी, ये नेसेसरी है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं अंडशंड क्वांटिटी में रखवा दूँ तो वो क्या बन जाएगा? लग्जरी। जैसे आपको 1 महीने में राशन जो चाहिए होता है उसमें आपको 1 किलो दाल चाहिए होती है और मैंने आपके घर में 10 किलो दाल रखवा दी, तो वो फिर नेसेसरी नहीं है, फिर वो क्या है? लग्जरी। ठीक है, तो ये नेसेसरी जो होती है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ठीक है, जो ज़रूरी है आपके ज़िंदा रहने के लिए, ये याद रखना। और फूड अच्छा होना चाहिए, क्लोथ एडिक्वेट होने चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, कंफर्टेबल ड्वेलिंग मतलब एक जो बोलते छत होनी चाहिए, तो छत मतलब एक एटलीस्ट कम से कम 1 BHK 2 BHK, अगर बड़ी फैमिली है तो एक मिनिमम हाउसिंग होनी चाहिए, मिनिमम के कम से कम इतना तो हो, वो नेसेसरी में आता है। एजुकेशन भी किस में आता है? नेसेसरी। नेक्स्ट कंफर्ट। यहाँ देखो, नेसेसरी आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है और कंफर्ट उसको थोड़ा अच्छा बेहतर बना देता है। अब जैसे घर हो, नेसेसरी है, अब घर में कूलर भी लगा हुआ है, फैन वैन है, ठीक है, लाइटनिंग वगैरह प्रॉपर है, ठीक ठाक फर्नीचर बना हुआ है कपड़े वपड़े रखने के लिए, तो ये मेरी कंफर्ट नीड हो गई। तो नेसेसरी से थोड़ा ज़्यादा और लग्जरी से थोड़ा कम। और बिल्कुल वेल फर्निश्ड हाउस हो, शानदार PVC करा रखी है, बंगले आलीशान बंगला बना रखा है, ये लग्जरी हो गई। तो नेसेसरी से थोड़ा ज़्यादा और लग्जरी से थोड़ा कम किस में आता है? कंफर्ट। जैसे मैं ऐसे समझाता हूँ कि फ़ैन अगर नेसेसरी है तो कूलर को आप कंफर्ट और AC को आप लग्जरी बोल सकते हो। AC को आप क्या बोल सकते हो? फिर मैं बोलूँगा क्या नेसेसरी, क्या लग्जरी है, क्या नेसेसरी है, ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे दुबई है, दुबई में AC कोई लग्जरी में नहीं आता, ठीक है, नेसेसरी में आता है दुबई में, क्योंकि छोटी छोटी सी इतनी सी दुकान है ना, वहाँ भी AC लगा हुआ होगा, रह ही नहीं सकते आप, मर जाओगे आप गर्मी में, ठीक है, इतनी गर्मी पड़ती, बारिश पड़ती नहीं है वहाँ पे, ठीक है। टोटल वहाँ पे बस ये अभी नवंबर दिसंबर है, यहाँ थोड़ा सा सही रहता है क्लाइमेट, बाकी तो पूरे 12 में से 10 महीने वहाँ गर्मी पड़ती है और 8 महीने तो इतनी गंदी गर्मी पड़ती है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। दुबई घूमने के लिए भी बस ये 3-4 महीने ही होते हैं सही, जैसे नवंबर दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी हो गया, मार्च से फिर वहाँ पे ये 4 महीने सबसे सही माने जाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा रश होगा, अभी तुम दुबई का टिकट फेयर देखोगे, एयर फेयर, तो सबसे पीक पे होगा, अभी बहुत हाई होता है, ठीक है। हाँ, जाना है नेक्स्ट। तो बच्चों, क्या नेसेसरी है क्या लग्जरी है, वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। कंफर्ट क्या है? नेसेसरी अपनी लाइफ को पॉसिबल बनाता है, कंफर्ट उसे कंफर्टेबल बनाता है। तो कंफर्ट्स आर लेस अर्जेंट देन नेसेसरी, ये नेसेसरी से थोड़ी कम अर्जेंट। फिर लग्जरी तो समझ ही गए होंगे, ये अपनी लाइफ को एकदम एक्सपेंसिव और सुपरफ्लूअस बनाने के लिए, एक्सपेंसिव क्लोथ, एक्सक्लूसिव विंटेज कार, क्लासिक फर्नीचर, ये सब चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा, ठीक है, एक्स्ट्रा 2AB जब आपकी लाइफ में जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा 2AB को क्या बोलते हैं? लग्जरी नेचर की नीड। कौन सी नीड? लग्जरी। आगे आ जाओ। अब मैंने आपको अभी TU और MU पढ़ाया, इसकी रिलेशनशिप पढ़ाता हूँ। यहाँ देखो, आप लोग एक रिलेशनशिप इनमें देख पा रहे होंगे कि TU 10, 18, 23 पहले बढ़ रहा है। जब TU बढ़ रहा है तो MU पॉजिटिव है, 10, 8, 5, भले ये गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। फिर जब ये 25-25 हो गया तो MU क्या हो गया?
और जब ये 25 से गिर के 23 हो गया तो एमयू क्या हो गया? तो मोरल ऑफ द स्टोरी बोलो, एज लॉन्ग एज टीयू इज इंक्रीजिंग mu will remain positive. When tu is at maximum, mu becomes zero. When tu start falling, mu become negative. ये रिलेशनशिप टिक कर लो, ये रही, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप कैसे बनी है? ये एक लॉ पे आधारित है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा लॉ? सामने देखना प्लीज, देखो मेरी तरफ देखो भैया। क्या होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को, पहली बात तो एक चीज़ को समझ लो तुम कि यहाँ पे ये जो भी यूटिलिटी के कर्व और ये सब चीज़ें दे रखी है ये काल्पनिक है। आपको पूछना चाहिए ये सेटिस्फेक्शन नंबर में कैसे निकाल रहा हूँ मैं? आपको एक एप्पल से 10 की यूटिलिटी क्यों मिली, 12 की क्यों नहीं मिली, 15 की क्यों नहीं मिली? और जितनी भी मिली उतनी ये नंबर आई कहाँ से रहे? क्योंकि सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेज़र करना कितना मुश्किल है, आसान थोड़ी है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी आपको मेरे से पढ़ के कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये नंबर में मेज़र नहीं हो सकता। क्वांटिटी में कैसे मेज़र करोगे आप ये बोल सकते हो सर आपने अच्छा पढ़ाया, सर आपने ख़राब पढ़ाया, सर आपने एवरेज पढ़ाया, ऐसे आप बोल सकते हो। ऐसे कैसे बोल सकते हो सर आपने 10 रुपये का पढ़ाया, हाँ आपने 20 रुपये का पढ़ाया, आपने पाव भर पढ़ाया, आधा किलो पढ़ाया, ठीक है। आप मेरे सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो? आप मेरे सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट ये मानते हैं कि कर सकते हैं। अभी अपन ये मान रहे हैं कि यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट हो सकता है। बोलो क्या बोला मैंने? यूटिलिटी का कार्डिनल मतलब उसे नंबर में मेजर किया जा सकता है। ये अजम्पशन है, याद रखना। अब ये एक लॉ है जो बहुत ही फेमस लॉ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखो तुम, एक यूनिट पे 10 था तो 2 पे 20 होना चाहिए था ना, लेकिन कितना मिल रहा है? 18। तीसरे पे सेटिस्फेक्शन 23, चौथे पे 5वें पे। अब इसी की वजह से एमयू निकल रहा है। तो ये एमयू क्या हो रहा है? शुरुआत में डिक्लाइन हो रहा है। देखो 10, 8, 5, फिर ये क्या हो गया और फिर ये क्या हो गया। तो ये 3 स्टेजेस है। तो ये स्टेजेस कहाँ से आई है, क्यों है ऐसा? तो इसके लिए एक लॉ रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा लॉ? मार्किंग बराबर करते चलना। अभी तक क्या पढ़ाया तुम्हें? वॉन्ट्स कैसी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर वॉन्ट में मैंने 2 यूटिलिटी के बारे में 2 चीज़ें पढ़ाई, टीयू और एमयू। फिर मैंने आपको टीयू और एमयू की रिलेशन बताई। क्या बताई? रिलेशन। और अब पढ़ा रहा हूँ लॉ ऑफ, और बीच में 3 तरह की वॉन्ट्स बताई आपकी, लग्जरी नेचर की, कंफर्ट नेचर की, ठीक है। लग्जरी में आएंगे एसी, कंफर्ट में आएगा कूलर और नेसेसरी में आएगा फैन। ये 3 एग्जांपल से 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब सुनो, लॉ ऑफ सीधा बैठ। तबीयत खराब है? क्या हो गया? कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। बराबर चेकअप वेकअप करा लेना बेटा, ज़माना ख़राब चल रहा है, ठीक है। सारे टेस्ट कराना ब्लड के जितने भी होते हैं, ठीक है। घबराना मत। ब्लड है ही का, तेरे को पता है? हाँ, पहले ही तबीयत खराब है उसकी, फालतू में मज़े ले रहे हो। ब्लड है ही का। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है, इसकी वजह से ही एमयू और टीयू के रिलेशनशिप को बनाया गया है। वो जो रिलेशनशिप तुम्हें पढ़ाया ना मैंने अभी, वो किसकी वजह से बनाया? लॉ ऑफ। दिस लॉ स्टेट्स दैट as consumer takes more units of a particular commodity, the satisfaction from that commodity goes on declining. जैसे उसी एग्जाम्पल को फिर देखो नीचे, एक कप आपने कॉफ़ी का पिया, आपको टोटल यूटिलिटी 30 मिली, तो एमयू भी 30 आया। अब दूसरे वाले से आपको सेटिस्फेक्शन 20 मिला। कितना मिला? तो 10 और 20 और 30 कितना हो गया? 50 हो गया। फिर तीसरे वाले कप से आपको 15 ही मिला, तो 50 और 15 कितने हो गए? फिर चौथे वाले कप से आपको 10 ही मिला, तो 65 और 10 कितने हो गए? इसको टोटल करके ये आता है और इसको माइनस करके ये आता है। तो टीयू से एमयू निकल सकता है और एमयू से, ये तो बिल्कुल बेसिक है।
अब ऐसा क्यों हो रहा है कि पहला कप मैंने कॉफ़ी का पिया तो मुझे 30 का सेटिस्फेक्शन मिला, और दूसरे कप से मुझे 20 ही मिला, और तीसरे कप से मुझे 15 ही मिला, और चौथे कप से मुझे 10 ही मिला, और पांचवें कप से मुझे 8 ही मिला। अर्शी तू बता सकती है ऐसा क्यों हो रहा है? तूने पहला कप कॉफ़ी का पिया तो तुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला। अभी ये मत सोच कि इसको नंबर में कैसे मेज़र किया, वो अजम्पशन है कि नंबर में मेज़र, लेकिन तू ये बता सकती है कि पहले कप से 30 मिला सेटिस्फेक्शन, दूसरे कप से कम क्यों मिला, 20 ही मिला? उसकी मर्जी नहीं होगी, जर्सी पिला रहा हूँ उसे। हाँ ठीक है, अलग अलग कॉफ़ी होगी। वेरी गुड बेटा, ठीक है ऐसा। हाँ अरे बाउली पिक्चर, देखो इसका आंसर देखो कितना कमाल है। मैं पढ़ा रहा हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में MU कंज्यूम करने से गिर रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ ये क्यों गिर रहा है, तो ये लॉ ऑफ डिम, ठीक है। हमारे यहाँ पूजा दीदी, पूजा हमने मैराथन रखा था, तो उसने एक बहुत तगड़ा मीम डाला था मेरा फोटो लगा के, ठीक है, वो मेरे दिमाग में छपा हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डिमांड। व्हाट इज डिमांड? टुडेज टॉपिक, ठीक है। हाँ बोलो मैम। जब भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा एक टाइम के बाद वो बोर हो जाएगा। और फिर सर तो यही तो है, यही है, बिल्कुल यही। समझता नहीं हूँ मैं यार, सही कह रहा है कृष्ण। तो सुनो बच्चों, सुन बेटा, इसका रीज़न ये है कि जो अभी बोला उर्विका ने, जब भी आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को एक एक्सटेंड के बियॉन्ड खरीदते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की नीड होती है तो उसकी तरफ आपकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तो उसकी तरफ इंटेंसिटी, तो सेटिस्फेक्शन भी। तो जब आपको प्यास लग रही थी या आपको एकदम भूख लग रही थी तो आपने पहली कप कॉफ़ी की पी तो उससे आपको 30 मिला। अब आपकी थोड़ी प्यास बुझ चुकी है, आपकी भूख थोड़ी सी कम हो चुकी है, तो पहली कॉफ़ी से अगर 30 का सेटिस्फेक्शन मिला था तो दूसरी से कभी भी 30 का तो नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा, एंड ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, इसी को इधर समझा रखा है। तो बोलो मेरे साथ, व्हेन वी कंज्यूम मोर ऑफ अ सेम कमोडिटी, satisfaction towards that commodity goes on declining। जैसे अब ये लॉ तभी लगेगा जब आप सेम यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। अब आप शादी में खाना खाने गए, आपने प्लेट बनाई वहाँ पे, ठीक है, अब आपने वहाँ पे हंसने लग गए तुम लोग, ठीक है, याद आ गई होगी तुम्हारी। किसकी शादी है? शादी चल रही है किसकी? करीना की। तो आपने शादी में आपने अपनी प्लेट बनाई, अब उसमें आपने पहली रोटी कंज्यूम करी। अब आप जब दूसरी रोटी खाओगे तो हो सकता है दूसरी रोटी से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले। क्यों ज़्यादा मिले? क्योंकि पहली वाली जो आपने खाई थी उसमें जो सब्ज़ी आपने ली थी वो अलग थी, और दूसरी वाली में सब्ज़ी अलग है। उसके बाद आपने सब्ज़ी की जगह कुछ और लिया, आपने मीठा लिया, तो सेटिस्फेक्शन फिर चेंज हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये लॉ एप्लीकेबल होगा जब आप सेम कमोडिटी कंज्यूम करोगे। जब आप डिफरेंट कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो ये लॉ एप्लीकेबल, ठीक है। अब ये एप्लीकेबल होगा कुछ अजम्पशन से इसकी। नंबर 1 ये रही, डिफरेंट यूनिट्स क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूसरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सामने देखो, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब अभी कोई प्यासा व्यक्ति है ना, फास्ट रखा है किसी ने और शाम को फास्ट खोल रहा है, अब उसे चम्मच से पानी पिला रहे हो आप। अबे आपने एक चम्मच दी उसे, उसने कहा जल्दी दे, अब आपने दूसरी चम्मच दी उसे, ठीक है। कह रहा है पागल के बच्चे पानी देना ढंग से, ठीक है। बोल रहा है सेटिस्फेक्शन कम हुआ पहले वाले से? बोला नहीं, क्योंकि अभी प्यास ही नहीं बुझी है। अब कम से कम एक गिलास तो ले वो, अब एक गिलास वो पी लेगा
उसके बाद जब वो दूसरा गिलास पिएगा तो सेटिस्फेक्शन कम होगा। कम से कम स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, चम्मच से पानी नहीं पिलाना, ठीक है। ये रहा, इसमें यही एग्जांपल दे रखा है कि आपने स्पून से क्या कर रहे हो, एक थर्स्टी मैन को पानी पिला रहे हो, तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होने के बजाय और बढ़ेगा। टाइम गैप नहीं होना चाहिए। आज आपने खाना खाया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला, कल भी मिलो मेरे को, तो भाई कल और आज में फ़र्क आ गया ना। आप एक साथ खाओगे तो सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, लेकिन अगर आप टाइम गैप में खाओगे तो सेटिस्फेक्शन कम। देयर शुड नॉट बी अ टाइम गैप, ठीक है। चौथा, ये इन चीज़ों पे नहीं लगता, तुम भी समझोगे, गोल्ड, कैश, क्योंकि ये कितने भी ज़्यादा आ जाए आपका सेटिस्फेक्शन कभी कम, उल्टा और बढ़ेगा, ठीक है। गोल्ड हो गया, कैश हो गया, या फिर और भी लिख लो, इसमें कुछ हैबिचुअल चीज़ें होंगी, ठीक है। वॉचिंग वेब सीरीज़, ये तेरे लिए हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं हो सकता। ये वॉचिंग एनीमे भी आए हैं, ये एनीमे, ठीक है। चलो, आपकी कौन सी? वॉचिंग क्रिकेट भी मेरा, वॉचिंग तो नहीं होगा, प्लेइंग जरूर होगा। हाँ कर देना, एवर रेडी है लोग, तो कल ही दे देते। क्यों बेटा? दो ले रहा हूँ, मेरी मर्जी है यार, करी ना, मेरे को कुछ तो मेरे मन का करने दो यार। गजब ही हो तुम तो यार। मैं 2 ही लूँगा बस। मैं 50-50 100 दे रहा था मैं पहले, मैं कहा 50-50 करके लेते हैं, ठीक है। गुण तो पढ़ के आयो ना भैया मार्केट। बेटा याशी, ये मना तो कर रही है तू। हाँ, मैं फ़ोन लगाने में 2 मिनट नहीं करूँगा अभी तेरे घर पे। क्या कह रही है? रात को कौन? बेटा ये याशी है ना, तुम्हारी क्लास की चतुर रामालिंगम है, इससे बच के रहना। ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि तुम्हारा नंबर कम आए। नहीं होते ना तुम डिस्ट्रैक्ट। तुम और 4 वीडियो और भेज दिया मैं तुम्हारी ऐसी तैसी। ले तू तो ये देख। चलो अब, हाँ बच्चों बातें मत करो। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का लॉ नहीं लगता, जैसे गोल्ड, कैश, सिल्वर, इन चीज़ों पे। और लास्ट, आपका जो यूटिलिटी कर्व है, ठीक है, ये जो आपको पढ़ाया है डिमिनिशिंग यूटिलिटी का लॉ, ये सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री से भी अफेक्ट हो जाता है। जैसे अभी आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कंज्यूम करी, अब उससे आपका सेटिस्फेक्शन कम होना चाहिए था, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट में कुछ था ही नहीं आपके पास, तो सेटिस्फेक्शन कम ही नहीं होगा, फिर तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास सब्सटीट्यूट नहीं थे ना। सब्सटीट्यूट होते तो आप इसकी जगह वो ले लेते। अब आपको पता है यही चीज़ लेनी है, रोज़ यही खाना है, यही, तो आपको उसके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल होगा ही होगा। लेकिन सब्सटीट्यूट होता तो शायद वो लॉ एप्लीकेबल। तो ये लॉ की कुछ अजम्पशंस है। एक अजम्पशन इसने लिखी नहीं है, तुम लिखो कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ पॉसिबल। सबसे मेन बात कि यूटिलिटी का क्या हो सकता है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ पॉसिबल। मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। यूटिलिटी अगले कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंज्यूमर सरप्लस। क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, कंज्यूमर। फिर याद रखना क्या चैप्टर का नाम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें ये पढ़ाना है तुम्हें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, लेकिन वो डायरेक्ट ना पढ़ाकर पहले छोटी छोटी बातें पढ़ाई जा रही है कि वांट क्या है, यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी 2 है, टोटल और मार्जिनल, फिर दोनों में रिलेशनशिप, फिर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ। जो लॉ क्या कहता है, आप जैसे जैसे किसी को कंज्यूम करोगे यूनिट को, तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब सेटिस्फेक्शन 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे आते हैं कंज्यूमर सरप्लस। मेरी तरफ देखो, कंज्यूमर सरप्लस एक ऐसा कंसेप्ट है, डिमांड में भी आता है ये। कंज्यूमर सरप्लस मीन्स कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो शुरुआत में उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है, बाद में कम होता है ना, शुरुआत में तो ज़्यादा होता है, और प्राइस तो हर लेवल पे सेम रहती है। तो शुरू में जब प्राइस कम है और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, उसे कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं।
तो कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है, टिक कर लो पूरी। एक्सेस ऑफ द प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट लीविंग द थिंग, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, व्हाट ही इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे। जैसे यहाँ देखो, आपको पहली कॉफी से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था? 30, बाद में कम हुआ लेकिन पहले तो 30 मिल रहा था। अब कॉफी का प्राइस तो सेम ही है, एक कॉफी 20 रुपए की है, तो 30 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और पैसे दे रहे हो 20, तो सरप्लस कितना हो गया? 10 हो गया। फिर अगली वाली कॉफी में सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 28, प्राइस तो अभी भी 20 ही दे रहे हो, तो सरप्लस कितना हो गया? एंड सो ऑन। अब एक समय ऐसा आएगा जब सरप्लस क्या हो जाएगा? 0, और एक समय पे नेगेटिव नहीं होता, इसलिए डैश लगा दी। तो कंज्यूमर रेडी टू पे माइनस कंज्यूमर एक्चुअली पे, क्या बोला मैंने? कंज्यूमर रेडी टू पे माइनस कंज्यूमर एक्चुअली पे। तो आप रेडी टू पे थे, कितना रुपया? जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज आप मेरे को कोई भी फीस पे कर रहे हो तो मार्केट में उस फीस से ज़्यादा भी पढ़ाने वाले हैं और उस फीस से कम में पढ़ाने वाले भी है, तो आपने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि यू आर रेडी टू पे मी दिस अमाउंट। आपको लग रहा था कि ये अमाउंट में ये सर्विस बेस्ट है। अब आपको अगर कम में मिल रही है वही सर्विस, ठीक है, या ज़्यादा में मिल रही है, तो आप देखोगे कि आपका सेटिस्फेक्शन क्या है उससे। अगर हमारा सेटिस्फेक्शन प्लस में जाता है तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम, मतलब हम उस चीज़ को कंज्यूम, ये तो एक रैशनल कंज्यूमर करता है। तो कंज्यूमर सरप्लस आपको जब तक मिल रहा है तब तक आप वो कमोडिटी खरीदोगे। एक लेवल पे कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है? 0, फिर आप उस कमोडिटी को खरीदना बंद कर देते हो। समझ में आया ये कंसेप्ट? तो ये है कंज्यूमर सरप्लस। एक बार फिर बोल दो, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे। एक्चुअली कितने पे कर रहा है वो? प्राइस, वो तो सेम है, और कितना वो रेडी टू पे है? उसकी यूटिलिटी। जो यूटिलिटी समय के साथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो समय के साथ उसका सरप्लस भी क्या होता जाता है? और एक समय ऐसा आता है जब कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाता है। एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है ये कंसेप्ट, ये कंज्यूमर सरप्लस। अब इसी चीज़ को बच्चों की तरह समझाएगा, पूरा काट दो ये, ठीक है, कि पहले यूनिट आपने ली तो आपको 30 का सेटिस्फेक्शन मिला, प्राइस आपने 20 की पे करी तो सरप्लस आपका 10 आया, ऐसे बच्चों की तरह। तो ये टेबल देख के कोई भी समझ सकता है कि कवि क्या कहना चाहते हैं। समझ सकते हो कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि शुरुआत में आपका सरप्लस ज़्यादा होता है, बाद में आपका सरप्लस, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो उससे सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे, और MU भी धीरे धीरे, जब MU कम हो जाता है, प्राइस तो सेम ही है, तो आपका सरप्लस भी धीरे धीरे, और जब आपका सरप्लस धीरे धीरे कम होता है तब आप उसे कंज्यूम करना बंद कर दोगे। कर देना चाहिए, एक रैशनल कंज्यूमर को ऐसा करना चाहिए। वो कर रहा है नहीं कर रहा वो उसका लुकआउट है, लेकिन करना ऐसा ही चाहिए। आप भी ऐसे ही करते होंगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जब तक मुझे कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा आई विल कीप ऑन परचेजिंग। जब मेरा कंज्यूमर सरप्लस मिलना बंद हो जाएगा मैं परचेज करना बंद कर दूंगा और किसी और कमोडिटी की तरफ शिफ्ट कर लूंगा। एकदम क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, ये कंज्यूमर सरप्लस है आपका, ये जहां पे आपका यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस कम है। ये प्राइस है और ये यूटिलिटी है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? कहाँ काम आता है ये? ठीक है, जल्दी से सुनते जाना कि कंज्यूमर सरप्लस कहाँ काम आता है। सामने देखो, कंज्यूमर सरप्लस की एप्लीकेशन बहुत है, 2-4 बताता हूँ काम काम की। कंज्यूमर सरप्लस टैक्स डिटर्मिनेशन में काम आता है। जिन जिन चीज़ों में कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है सरकार उधर टैक्स बढ़ा देती है ताकि आपका कंज्यूमर सरप्लस छीन लिया जाए। जैसे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय पेट्रोल का प्राइस 62 के अराउंड था, आज वो 102-105 पे पहुंच गया, और ये 62 था और आज मान लो ये 102 हो गया। आप सर्च करना, ये 2014 है और ये 2024 है, सर्च कर सकते हो आप ये सब चीज़ें कि इस 2014 में इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं उसका प्राइस 2014 में कम था। यहां क्रूड ऑयल का प्राइस कम था, ठीक है, अरे सॉरी ज्यादा था, और यहां क्रूड ऑयल का प्राइस उल्टा कम हो गया। सर्च करना आप,
कि 105 बैरल्स में आता है क्रूड ऑयल, तो जो डॉलर लगता है, जो डॉलर में हम खरीदते हैं, अभी आप लोग देख लेना, इसमें डेटा मिल जाएगा आपको। तो ये अगर 105 प्रति बैरल था, ठीक है, तो ये 100 ही हो गया, और बीच में कोविड में तो और कम हो गया था, माइनस में चला गया था, ठीक है। तो खैर आपका यहाँ पे प्राइस क्रूड ऑयल का उल्टा कम हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में 10 सालों में, और पेट्रोल का प्राइस उल्टा बढ़ा है। बढ़ना तो चाहिए ही नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में कंज्यूमर सरप्लस मिलता। आप तो 62 में बढ़ा रहे थे, ठीक है, अब आप 102 में भी हंसी खुशी बढ़ा ही रहे हो। अगर हम यहाँ पे अगर 62 में गवर्नमेंट को ये पड़ता था पहले 40 में, और गवर्नमेंट टैक्स लेती थी 22, अब गवर्नमेंट को वही चीज़ पड़ रही है 30 में मान लो, तो गवर्नमेंट अपना टैक्स 32 कर लेगी अब, क्योंकि 62 में आप राजी खुशी बढ़ा ही रहे थे, तो अभी भी बढ़ाओगे। तो कंज्यूमर सरप्लस लगाया जाता है, कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट लगाया जाता है टैक्सेस लगाने के लिए। जहां आपको सरप्लस मिलेगा, कंज्यूमर का सरप्लस छीन लिया जाएगा और उस चीज़ पे क्या लगा दी जाएगी। सीएनजी में भी सेम देख लो आप, आज सीएनजी 90 रुपये पे पहुंच गई। सीएनजी का प्रोसेस देखो आप कैसे बनती है, कचरे से बनती है सीएनजी, भूसे से बनती है, ठीक है। इतना उसका रॉ मटेरियल इतना सस्ता है, जो चीज़ कचरे से बनती हो उसकी कॉस्टिंग तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो वो लोग पहले 40 रुपये 30 रुपये की सीएनजी डलाते थे, आज वो 90 रुपये पे पहुंच गई, ठीक है, 3 टाइम्स बढ़ गई। 30 रुपये की सीएनजी 90 रुपये पे पहुंच गई, जबकि उसकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ी है, उल्टा। और सीएनजी के प्लांट पहले के में बड़े हैं, और आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि जब प्लांट्स बढ़ते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। आप बल्क में जब कोई चीज़ बनाते हो तो उससे प्राइसेस और कम होती है, क्योंकि कॉस्टिंग और, लेकिन फिर भी आपकी कॉस्टिंग कम क्यों नहीं हो रही? इस पे भी टैक्स लग गया, सब पे टैक्स है। तो कंज्यूमर सरप्लस का सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। कंज्यूमर जिन जिन चीज़ों में सरप्लस पा रहा है, सरकार उन चीज़ों पे क्या लगाती जाएगी? टैक्स लगाती जाएगी। अब इसमें बीजेपी या कांग्रेस है ऐसा नहीं कह सकते अपन। यहाँ पे अगर कांग्रेस भी होती तो वो यही करती। क्वांटिटी में फ़र्क हो सकता है उनकी पॉलिसीज़ जो है वो शुरू से कम टैक्स लगाने की रही है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना, और बीजेपी का ये रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बनाए तो उसके लिए टैक्सेस ज़्यादा लेना पड़े तो ज़्यादा ले। वो अपने अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो रहेंगे हमेशा। तो इसमें ये हो सकता है कि 102 की जगह वो होते तो 92 पे आ जाता, बट ऐसा तो होता ही नहीं कि वो कितने पे ही रहता, वो आपको सरप्लस तो लेने ही नहीं देंगे कभी। तो देखते हैं सरप्लस कहाँ कहाँ काम आता है। पहला, कंज्यूमर सरप्लस इज मेजर ऑफ वेलफेयर। किसी भी इकोनॉमी में लोगों को कितना वेलफेयर मिल रहा है वो किससे पता चलता है? कंज्यूमर सरप्लस। और हमारे देश में लगातार कंज्यूमर सरप्लस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो मतलब हमारे देश में लोगों का वेलफेयर भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। हम हमेशा से कंज्यूमर सरप्लस को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, टैक्सेस लगाकर। नंबर 2, कंज्यूमर सरप्लस बिजनेसमैन को मदद करता है प्राइस सेट करने के लिए। टिक कर लो। जिन चीज़ों में कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा बिजनेसमैन उसमें प्राइस बढ़ा देगा, और जिन चीज़ों में कंज्यूमर सरप्लस कम होगा उसका वो प्राइस कम कर देगा। इसमें मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मूवीज़ का। जैसे जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है, अब वो अगर मान लो 100 रुपये के टिकट पे बिकी और उसकी माउथ पब्लिसिटी अच्छी हो गई तो फुटफॉल बढ़ गए, तो लोगों को लग रहा है 100 रुपये में तो ये मूवी बहुत बढ़िया है, और लोग तो 200 रुपये भी देने को तैयार है। उनको सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है? 200 का। तो आपने देखा होगा मूवी के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। फिर कितने में, तुम्हें एग्जांपल दे दूँ, कांतारा करके एक मूवी आई थी, ठीक है, अभी कश्मीर फाइल्स आई थी। कश्मीर फाइल का जो इनिशियल में टिकट था वो बहुत कम था, लेकिन जब उसका माउथ पब्लिसिटी अच्छा था, लोग ज़्यादातर देखने जाने लग गए, तो उसका प्राइसेस क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। और ऐसा हर जगह होता है। तो जिन जिन चीज़ों के अंदर शोले पता है तुम्हें? शोले मूवी सुना तो है ना तुमने? ठीक है, देखी भी है, बढ़िया है, देखी है, नहीं देखी हो तो देखना। नहीं देखी बेटा तूने? ठीक है। उसमें जो बसंती का कैरेक्टर है ना, वो तेरे से इंस्पायर है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, ठीक है। वो पूरी मूवी वो बसंती की वजह से ही चली है, और तूने ही नहीं देखी उसे। तो अब मेरी बात सुनो, शोले एक कल्ट क्लासिक थी। शोले का मैं रमेश सिप्पी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसने मूवी बनाई है, कि जब ये मूवी लगी तो हमें रिव्यूज़ ऐसे आए कि भैया ये चलेगी नहीं, और शुरुआत में लोग देखने नहीं गए। उस समय एडवर्टीजमेंट वगैरह इतना नहीं होता था, प्रमोशन वगैरह, उस समय तो माउथ पब्लिसिटी से ही मूवी चलती थी। तो पहले 2 दिन तक मूवी कम लोग देखने गए। तो जो फिल्म क्रिटिक्स थे उन्होंने उसे
फ्लॉप घोषित कर दिया। और उस समय में शोले 1-8 करोड़ रुपए में बनी थी, तो उस समय करोड़ रुपए किसी मूवी में लगाना बहुत बड़ी बात थी। उसकी स्टार कास्ट भी बड़ी थी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र उस समय अच्छे स्टार्स में से थे। अमजद खान को उन्होंने एज अ विलन लिया था, फिर वो जो संजीव कपूर ने जो उसका ठाकुर का, वो भी, मतलब स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी और मूवी में बहुत पैसा खर्च किया था उन्होंने। अब जब वो मूवी 2 दिन बाद क्रिटिक्स ने कह दिया ये तो चलेगी नहीं, तो उसकी माउथ पब्लिसिटी तब बढ़नी शुरू हुई कि नहीं बढ़िया मूवी है, हम तो देख के आए। तो फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद और लोग देखने गए, और देखते ही हाउसफुल। और फिर पूरे इंडिया में तहलका मचाया शोले ने, और इन्फ्लेशन के हिसाब से काफ़ी टाइम तक हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रही शोले। फिर DDLJ ने उसको तोड़ा। तो कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब प्रोड्यूसर को ये पता चला कि भैया अब इसकी माउथ पब्लिसिटी अच्छी हो गई, तो उन्होंने थोड़े प्राइजेस भी क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो बिजनेसमैन को जब लगता है कि उसके प्रोडक्ट से कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है, तो वो उसी हिसाब से प्राइस को सेट करता है और हायर कर देता है, क्योंकि उसको पता है कंज्यूमर उसके ज़्यादा पैसे भी देगा। बेस्ट एग्जाम्पल इसमें मूवी का, बेस्ट, जब कोई मूवी हिट होने लगती है तो तुम देखा करो उसका प्राइजेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस आपसे छीन लेता है। कौन? प्रोड्यूसर आपसे कंज्यूमर सरप्लस छीन लेता है। लार्ज इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आपको कंज्यूमर सरप्लस, जैसे जो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट हो, सुनो, जिसके अंदर पैसा ज़्यादा लग रहा है और कंज्यूमर सरप्लस कम है, और वाइस वर्सा, पैसा कम लग रहा है और कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आप किसके हिसाब से लेते हो? कंज्यूमर सरप्लस के हिसाब से। चौथा, ये काट दो वापस, वही प्राइस वाली बात है, ऊपर पढ़ाई दी। और पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स भी किसके हिसाब से लगाता है? कंज्यूमर सरप्लस के हिसाब से। बताओ, अगर किसी चीज में आपको कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा मिल रहा है तो निर्मला सीतारमण जी उस पर टैक्स कम करेगी कि बढ़ाएगी? और किसी चीज में आपको ऑलरेडी कंज्यूमर सरप्लस बहुत कम मिल रहा है तो उस चीज पे टैक्सेस कम करेंगी नहीं, करना चाहिए। टैक्स तो अपने यहाँ कम हो ही कहाँ रहे, ठीक है, हर चीज पे टैक्स है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर इंडिफरेंस से कल पढ़ाऊंगा और कल खत्म भी कर देंगे इसको, ठीक है। लिमिटेशंस पढ़ा देता हूँ, कंज्यूमर सरप्लस की लिमिटेशंस क्या है। चलो ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप सोच के बताओ ये कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है। इसमें जो लिमिटेशन पढ़ाई गई है ना, मेरी बात सुन लो, वो सारी के सारी लिमिटेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी लग सकती है, जो इससे पहले पढ़ाया कि कंज्यूमर जैसे जैसे किसी चीज़ को कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है, और सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है तो कंज्यूमर सरप्लस भी कम होता जाता है, और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है तो कंज्यूमर सरप्लस भी ज़्यादा। दोनों कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है, एक से ही दूसरा बना है। तो जो मैं इसकी लिमिटेशन बोलूँ वही उसकी भी लिमिटेशन है। बोलो, सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, बोलो। मैक्रो लेवल पे कैलकुलेट करना मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ माइक्रो मैक्रो छोड़, कैलकुलेट करना ही मुश्किल है, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करने के लिए सेटिस्फेक्शन निकाल रहे हो, और वो सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर करना डिफिकल्ट है। और कोई क्वालिटेटिव मेजर है, मनी में मेजर नहीं हो सकता। गुड, ये मुझे सुनना था तुम लोगों से, क्योंकि ये एक ड्रॉबैक तो इसकी है ही। देखो, पहली शायद ये होगी, ये रहा, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। इसको मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। आपको जो कंज्यूमर को कंज्यूम करके यूटिलिटी ड्राइव हुई है उसे आप नंबर में मेजर, यू कैन नॉट मेजर इट इन नंबर्स। कर सकता है कोई? कर सकता है? अभी बोला मैंने, आपको मुझसे पढ़ने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, क्या आप नंबर में मेजर कर सकते हो? आप बता तो सकते हो कि सेटिस्फेक्शन अच्छा था, खराब था, एवरेज था, बता सकते हो आप, लेकिन आप उसे नंबर में क्वांटिफाई नहीं कर सकते। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन सो एज कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि यूटिलिटी से ही क्या निकल रहा है। समझ में आ रहा है बेटा तेरे को भावेश? की भी लिमिटेशन है, ये बोला ना, मेजर कर सकते हैं। तो अजम्पशन लेना और करना अलग बात है ना, ठीक है। आज जैसे मैंने तेरे पापा से ये कह दिया कि मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ कि ये अगर मोबाइल वगैरह नहीं चलाएगा
ठीक है, तो 100% ये एक अटेम्प्ट में पास हो रहा है पूरा CA। तो तेरे पापा ने वो अजम्पशन को सही मान लिया और तूने मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाया तो तू पास भी हो गया, तो फिर वो अजम्पशन मेरी एडवांटेज बन गई। लेकिन तूने उस अजम्पशन को ढंग से नहीं यूज़, मतलब तूने तो चला लिया फ़ोन, तो फिर जो मैंने अजम्पशन ली वो सही कहाँ बैठी, और वो सही नहीं बैठी तो रिजल्ट्स भी सही नहीं आए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब नेसेसरी के केस में MU जो होती है वो इनफाइनाइटली लार्ज होती है, ये बिल्कुल बढ़िया पॉइंट है। कंज्यूमर सरप्लस नेसेसरी में तो निकल ही नहीं सकता। जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे अटक गए और वहाँ पे आपको पानी की बहुत प्यास लग रही है, बहुत टाइम हो गया लेकिन पानी का व्यवस्था नहीं हो रहा है, उस रेलवे स्टेशन में पानी भी नहीं मिल रहा आपको और वो है, बहुत परेशान हो रहे हो आप। इतने में एक फरिश्ता आया और वो 10 रुपए की पानी की बोतल लेके आया, आपने पहली बार में दे दी और आपने उसे बोला भी सही, आप उसे ज़्यादा भी दे देते, लेकिन वो खुददार आदमी था, बोला 10 रुपए की 10 ही लूँगा। आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिला हुआ करोड़ों का और आपने पैसे दिए 10, तो कंज्यूमर सरप्लस उसमें इनफाइनाइट होगा क्योंकि आप उसे निकाल ही, क्योंकि उससे जो चीज़ आपको मिली है सेटिस्फेक्शन, आप उसे क्वांटिफाई, आप बता ही नहीं सकते कि उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है। 10 रुपए का तो नहीं था वो सेटिस्फेक्शन, वो तो उससे कई बराबर। याद रखना, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, कोई डायमंड्स वगैरह में क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है ये आप पता ही नहीं लगा सकते। वही मैंने बोला, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कैश, क्योंकि इससे सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है और इसके लिए आप पे जो करते हो उसे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों में जैसे होता है ना कि सुनो इधर, जो लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी चीज़ होती है, अब अगर मान लो मैं कई बार पढ़ता हूँ कि ये शाहरुख खान ने 10 करोड़ की घड़ी पहन रखी थी, 5 करोड़ का फलाना पहन रखा था, तो अपन तो मिडिल क्लास, अपन को क्या भाई यार 10 करोड़ की घड़ी, अपन क्या सोचते किसी गरीब को दे देता, ये कर लेता, वो उसको भी देता ही होगा। कोई भी ये लोग करते ही होंगे ना, चैरिटी स्वाभाविक है, अपने अपने लेवल पे करते ही होंगे। अपना मन क्या सोचते हैं, 10 करोड़ की घड़ी पहन ली, ठीक है, टाइम तो वही बताएगी, ठीक है, तो 10 करोड़ की घड़ी उसका टाइम बता रही है, ठीक है, कि वो अभी किस टाइम में है, तो और आपकी घड़ी सिर्फ टाइम बता रही है, ठीक है। तो आपने उसे जो 10 करोड़ रुपए दिए हैं, आपका सेटिस्फेक्शन उतना नहीं है, कम है। 10 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सरप्लस निकल ही नहीं सकता, तो भैया उनमें सरप्लस निकालना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें सरप्लस या डेफिसिट के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें शौक के लिए होती है, और शौक बड़ी चीज़ है, ठीक है। रजनीगंधा। चलो आगे देखो, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन, वापस वही पॉइंट आ गया, कंज्यूमर सरप्लस को मनी में मेजर नहीं कर सकते। MU बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और लास्ट पॉइंट ये दे रखा है कि ये, फिर वही पॉइंट को घिस पीट के लिख दिया कि ये कंसेप्ट तभी एक्सेप्ट होगा जब हम यूटिलिटी को मनी में मेजर करें। कितना पागल है, एक ही चीज को 3 बार लिख दिया इसने। अब अगर आप यूटिलिटी को मनी में मेजर नहीं कर सकते तो ये कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल रेलेवेंस 0 है। इस कंसेप्ट की प्रैक्टिकल रेलेवेंस, अगर आप यूटिलिटी को नंबर में मेजर, मनी में मेजर, अगर आप सेटिस्फेक्शन को मनी में मेजर, आप मुझे अब ये इतना पढ़ने के बाद बताओ कि क्या यूटिलिटी मनी में मेजर हो सकती है। किताब में पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, पढ़ लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। प्रैक्टिकली मुश्किल है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप सेटिस्फेक्शन निकालते तो हो कि अगर अभी जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसकी मैंने एक फ़ीस कोट करी, आपने आगे भी पूछी होगी कि क्या फ़ीस है, फिर आपने एक डिसीजन लिया, डेमो लिया, तो आप अपना सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट करके ही यहाँ आए हो। मैं भी ऐसे ही करता होगा। हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो ऐसे अंधाधुंध नहीं खरीद लेते, कुछ बैड परचेजेस हमसे हो जाती है, बट 90% केसेस में तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बीइंग अ कंज्यूमर वी शुड बी रैशनल। हम क्या रहे, रैशनल रहे। इतनी पढ़ाई लिखाई ने इतनी सूझ बूझ तो हम में पैदा करी है कि हम कम से कम रैशनल परचेज करें, करते भी हैं। वो कुछ खराब हो जाए, लेकिन हम उस रैशनैलिटी में नंबर नहीं लाते हैं। हम उस रैशनैलिटी में हमारा सेटिस्फेक्शन तो हम मेजर करते हैं। कैसे करते हैं वो अब आप सोचना कि कैसे करते होंगे, ठीक है। जैसे ऐसे ही एक थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए
जैसे तुमसे पूछता हूँ, वही करीना तू बता कि कोई भी चीज़ तू खरीदने जाती है तो उसको खरीदने के लिए तेरा क्राइटेरिया क्या होता है? पैसे ही होगा पहले तो, ठीक है। डिसीजन कैसे लेते हैं अपन? हाँ, वर्थ इट होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो आगे सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। हाँ उत्कर्ष तू बोल भाई। वो उस समय तेरी नीड ऑफ द आवर है कि नहीं? हाँ, तेरे लिए क्या होता है भाई क्रिश क्राइटेरिया? कोई भी चीज़ लेने गए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उस प्राइस में, कि उतनी क्वालिटी के ओवरऑल क्वालिटी, उस प्राइस में उतनी क्वालिटी, दोनों में फ़र्क हो जाता है। अब आप 500 रुपये दे रहे हो और आपको 5000 का शूज़ चाहिए तो नहीं आएगा, 500 में जैसा आ सकता है वैसा ही आएगा, ये वाली बात होती है। तो हम अपनी कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि उससे हमें यूटिलिटी कितनी मिलेगी, लेकिन उसे हम नंबर में मेज़र नहीं कर पाते। कर पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाते, ठीक है। हाँ, नंबर में मेज़र करने का सबसे अच्छा तरीका है कंपैरेटिव प्राइसेस देख लो। क्या देख लो? जैसे आज अगर ये चीज़ 150 रुपये की है और इसके अवेलेबल में जो चीज़ है वो 120 रुपये की है, और उससे और इससे सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा, काम तो मेरा उतना ही होगा, तो मैं ये कहूँगा कि जब सेटिस्फेक्शन इससे 120 का मिल रहा है तो मैं इसके लिए 150 रुपये क्यों दूँ? क्योंकि वो 120 में भी वही काम करके, जैसे आप कभी ट्रैवल पे गए, अब ट्रैवल पे आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो यूज़ एंड थ्रो वाली है, जो अभी काम आएगी आपको उसे लंबे समय के लिए नहीं चलाना। तो आपने देखा कि मान लो सपोज करो कि आपको कोई बैग की ज़रूरत है, कोई कैरी बैग चाहिए कुछ रखने के लिए, लेकिन अब आपकी डेस्टिनेशन अभी 8 घंटे 10 घंटे में आई जाएगी, कार में बैठे हो आप, अब आपको चाहिए कार में कब तक ये पकड़ के बैठा रहूँ, कैरी बैग मिल जाएगा तो कैरी बैग में डाल के पीछे रख दूंगा, 10 घंटे में तो अपनी जगह आई जाएगी। अब वो कैरी बैग के लिए आप 2 जगह गए, एक वहाँ पर उसने शानदार कैरी बैग दिखाया 500 रुपये का, एक दिखाया 50 रुपये का। मैं कहा मेरे को क्या करना है, 8 घंटे में मैं पहुंचने वाला हूँ, वहाँ पे दे दूंगा। मैंने कहा तो यही दे दे भाई 50 रुपये का, यही करूँगा मैं। तो उससे मेरे 50 रुपये का ही सेटिस्फेक्शन चाहिए मुझे, वो 50 रुपये में वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, वहाँ मैं 500 रुपये खर्च, क्योंकि उसे मुझे लंबे समय के लिए कोई चलाना वालाना, मेरा अभी का काम पूरा हो जाए, ख़त्म। ऐसे ही अपन अपना सेटिस्फेक्शन मेज़र करते हैं। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।